हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इस टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो इमरजेंसी पीरियड था इंडिया के अंदर 1975 के अंदर, उस आपातकाल की उस इमरजेंसी पीरियड जो होता है उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। दूसरा था कि हमने ये देखा कि आपातकाल जो है उसके परिणाम और आपातकाल से हमने क्या सबक सीखा। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि भी इंदिरा गांधी जो है वो अपने आप को पावर में बनाए रखना चाहती थी। विपक्षी दल द्वारा इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग, लोकतंत्र को बहाल किया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, बिहार के अंदर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो टोटल रिवॉल्यूशन हुआ, संपूर्ण क्रांति हुई और उसने उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को पूरा का पूरा जो है वो राष्ट्रव्यापी बना दिया। और कैसे जो है इंदिरा गांधी और उसकी सरकार की जो नींव जो थी उसने हिला करके रख दी थी। अब इंदिरा गांधी के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इमरजेंसी के, क्योंकि यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन से, अपनी संवैधानिक संस्थाओं का यदि वो आदर करती, सम्मान करती, तो वो अपने पद से रिजाइन कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो इमरजेंसी जो है उसने जनता के ऊपर थोप दी। उसमें हमने पढ़ा कि इमरजेंसी के जो परिणाम थे वो क्या निकले और उन परिणामों से हमने क्या सीखा। अब इस जो हमारा लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत के अंदर वो कौन से कारण थे कि जिसमें प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो है भारत के अंदर कायम हुई और जिसके प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। यानी कि इसमें हम इस टॉपिक में कई प्रश्न हैं इसके अंदर कि वो कौन से कारण थे जिसमें पहले हम देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से प्रभुत्व था, उसका वर्चस्व था, सेंट्रल स्टेट में वो सरकार बनाती थी। ऐसे कौन से कारण रहे कि पहली बार सरकार कांग्रेस पार्टी को करारा जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा, या कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे, या वो कौन से कारक उत्तरदायी थे जिसमें भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का जो है वो गठन किया गया, या जनता पार्टी सरकार जो है वो जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो वो सभी हम उन पहलुओं के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, उसके कारण क्या थे। सबसे पहला हम देखते हैं कि 1975 के अंदर, यानी कि 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी थोप दी गई थी जनता के ऊपर, उस इमरजेंसी पीरियड के दौरान जो ज्यादतियां हुई थी या एक प्रकार से लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए थे, जो ज्यादतियां हुई वो कौन कौन सी थी। जैसे देखो, हम 1975 का जो पीरियड है यानी 21 मार्च 1977 यानी 21 मार्च 1977 तक जो है अपने देश के अंदर वो इमरजेंसी काल है, इमरजेंसी पीरियड है। तो उस दौरान जो है वो कौन कौन सी ज्यादती थी या जनता के ऊपर अत्याचार किए गए थे। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भी इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई और उसने इमरजेंसी थोपी जनता के ऊपर, तो उसने एक प्रकार से निरंकुश जो शासन है वो कायम किया भारत के अंदर। यानी कि न तो उसने संवैधानिक मान्यताओं की परवाह की, या उसने जो संस्थाएं जो थी उनका सम्मान किया, न उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट थे उनका सम्मान किया। यानी कि एक प्रकार से इंदिरा गांधी का जो रवैया जो था या उसका जो शासन का जो तरीका जो था, उसका जो मेथड जो था, वो एक प्रकार से एब्सोल्यूट पावर को यूज कर रही थी। और उस एब्सोल्यूट पावर के अंदर उसने बहुत से प्रतिष्ठित जो राजनीतिक नेता थे उन राजनीतिक नेताओं को अरेस्ट करवाया। यहां तक कि उनके घर वालों को भी पता नहीं था कि वो कौन सी जेल में है। वहां पर उनको फिजिकली और मेंटली जो है वो टॉर्च किया गया था। उनको खाने तक नहीं दिया जाता था, या पुलिस फोर्स का सहारा लेकर के उनको
मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता था, उनसे घर वालों को मिलने की अनुमति नहीं थी। यदि थी तो जो गुप्तचर जो एजेंसियां थी उसके इर्द गिर्द रहती थी, या उनके फोन टैप करना, या जो एक प्रकार से जो है जो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे, प्रतिष्ठित जो लीडर थे, उनको अरेस्ट करना, या जो वर्कर्स वगैरह थे उनको जेलों में डालना, जेल के अंदर उनके साथ अनैतिक व्यवहार करना, अमानवीय व्यवहार करना, या जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनको बैन कर दिया गया, या हम ये कह सकते हैं प्रेस को सेंसर कर दिया गया, पब्लिक गैदरिंग की अनुमति नहीं थी, मार्शल लॉ जो है वो लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो वातावरण उसने क्रिएट किया हिंदुस्तान के अंदर, वो एक भय का वातावरण था। क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेंट हो जाते हैं, उनका अतिक्रमण हो जाता है, तो एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि उसने शासन शक्तियों का इस प्रकार इस्तेमाल किया कि वो एक खौफ, एक भय जो है वो ऐसा वातावरण भारत के अंदर उसने कायम कर दिया। यानी कि ऐसा ये एक काला अध्याय है, क्योंकि हमारी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था इंडिया के अंदर, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को उसने पूरा का पूरा जो है वो फेल कर दिया, या उस डेमोक्रेटिक सिस्टम की उसने हत्या कर दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो लोगों के अंदर एक गुस्सा था, एक मतलब एक आक्रोश था, या उस शासन व्यवस्था के खिलाफ जो गुस्सा था, उस गुस्से का उबार जो है वो कब आया, जब मिसेस गांधी ने 1970 के अंदर जो जनरल इलेक्शंस को डिक्लेयर कर दिया था। तो वो गुस्सा जनता का कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गया और जनता पार्टी को उन्होंने खुल करके सपोर्ट किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो 1975 का जो काल है, जो पीरियड है, उस दौरान जो जनता के ऊपर जो उसने ज्यादतियां की थी, अपने शासन को निरंकुश तरीके से उसने लागू करने की कोशिश की, तो वो एक कारण था। दूसरा देखो, दूसरा था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन देखो, ये जनसंख्या को कंट्रोल करने का था तो एक नेक कार्य ही, लेकिन इसका जो असर है वो उल्टा पड़ा। क्यों उल्टा पड़ा? क्योंकि इससे जो नौकरशाही जो थी उसको काफी प्रेशराइज किया गया था, उसको काफी दबाव दिया गया था। तो वो नौकरशाही, या वो विशेषकर जो उसके परिवार नियोजन कार्यक्रम के दौरान जो जिनको ड्यूटियां दी गई थी, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया था। तो उस प्रेशराइज के कारण क्या है, वो अपनी जो संख्या जो है, अपनी जो नंबरिंग जो है, वो दिखाने के लिए कई तो ऐसे थे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे, उनकी नसबंदी की गई जबरन। उनको घरों से उठा करके ले जाना, या लोग बाग जो है वो उस भय से अपने घरों को छोड़ करके बाहर जो है रात के समय खेतों में या दूसरे जंगलों के अंदर जाकर के शरण लेना, या अपने आप को छुपा के रखना। या जो एज्ड पर्सन थे, जो 70 से 80 साल की उम्र के जो बच्चे थे, यहाँ तक कि जो बूढ़े व्यक्ति जो थे, उनकी भी जबरन जो है वो नसबंदी की गई थी, क्योंकि वो नौकरशाही अपनी नंबरिंग, अपनी उस संख्या को दिखाना चाहते थे। तो उस वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर एक भय का माहौल क्रिएट हो गया। जो अनमैरिड जो लोग थे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे, उनकी भी नसबंदी की गई। जो 70-80 साल के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको भी घसीट करके गाड़ियों में ले जा करके जबरदस्ती जो है उनकी नसबंदी की गई। तो ये जो परिवार नियोजन के बहाने जो ज्यादतियां की गई थी, था तो एक प्रकार से हम देखते हैं सरकार का ये नेक कार्य था कि जनसंख्या पर कंट्रोल हो, लेकिन उसका जो मेथड जो था, जो उसका तरीका जो था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो अनैतिक था, वो उसका व्यवहार जो है वो मतलब मर्यादित नहीं था एक प्रकार से। तो जो टॉर्चर किया गया जनता को, एक से जब वो भूखे प्यासे अपने घरों को छोड़ करके बाहर शरण लिए हुए हैं, या वो दूर दराज के इलाकों में जाकर के अपने आप को छुपा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर काफी नाराजगी थी, एक गुस्सा था, एक भय का सा माहौल क्रिएट कर दिया गया था। लोग भूखे प्यासे बाहर जो अपने खेतों में या दूसरे शरण लेने के लिए वो मजबूर हुए हैं। तो परिवार नियोजन की जो ज्यादतियां की गई थी, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये भी कांग्रेस पार्टी की हार का प्रमुख कारण था। तीसरा यदि हम कारण देखें, तो जो संजय गांधी की जो भूमिका है, संजय गांधी जो है ये इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, राजीव गांधी से उम्र में छोटे थे ये। तो संजय गांधी जो है वो जो पीरियड जो था, इमरजेंसी जो पीरियड था, उस दौरान वो किसी भी सार्वजनिक यानी सत्ता में वो शामिल नहीं था।
उसने अपने आप को और उसके जो मित्र जुंडली जो थी या उसके जो मतलब एक प्रकार से चाटुकार प्रवृत्ति के उसके चारों ओर जो लोग घिरे हुए थे, वो क्या है, वो अपनी उस पावर का मिसयूज करने लगे। पावर का मतलब क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तो उस वजह से उसकी जो भूमिका जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, गैर संवैधानिक थी। यहां तक कि बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलना, यदि कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री या मुख्यमंत्री वो जो अनैतिक या एक प्रकार से हम कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर हैं, यदि वो उनको नहीं मानता है तो उनको पद से हटा करके किसी व्यक्ति को देना या उसके ऊपर डपटार लगाना, उसको डांटना। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि बहुगुणा जैसे जो कुशल और योग्य मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनको जो है उसका लज्जित होना पड़ा या उनको डांट फटकार लगाई गई, तो उसको उसने कांग्रेस जो है वो छोड़ दी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं इंद्र कुमार गुजराल जो उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री होते थे, उसने सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते उसने अपने ऑफिस में बुलाया संजय गांधी को और कहा कि भी आप जो भी पब्लिश करते हैं तो उसकी परमिशन यहाँ से मिलनी चाहिए। तो उसने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर का मंत्री हूँ, आपका नहीं, तो उसको भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पद जो है वो छोड़ना पड़ा। तो संजय गांधी की जो भूमिका जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, यानी सत्ता के गलियारे में की जो एक प्रकार से भूमिका, उसकी जो मित्र मंडली या उसकी जो जुंडली थी, जैसे स्वच्छता कार्यक्रम के नाम पर तुर्कमान गेट के ऊपर लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई गई, सफाई अभियान के नाम जो थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संजय गांधी की जो भूमिका थी इमरजेंसी पीरियड के दौरान वो भी एक संदिग्ध थी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि वो किसी भी सार्वजनिक पद पर उस समय आसीन नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। चौथा कारण हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत जो वोट बैंक है, जैसे दलित और मुस्लिम, ये नाराज हो गए। इनकी नाराजगी का कारण क्या था? इनकी नाराजगी का ये कारण था कि भाई जैसे इस्लाम धर्म के अंदर जो इस्लाम रिलीजियस जो पर्सन होते हैं या उसके मानने व उसके जो फॉलोवर जो होते हैं, वो नसबंदी को अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। जब ये जबरन नसबंदी हुई, मुस्लिम मतदाता जो थे वो अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला दे करके और वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए। तो दिल्ली के शाही इमाम ने चुनाव के समय घोषणा की थी कि भारत के मुस्लिम मतदाता जो हैं वो कांग्रेस से दूरी बनाए रखें, यानी कि कांग्रेस को हमने सपोर्ट नहीं करना है। तो इससे मुस्लिम मतदाता जो है, जो परंपरागत वोट बैंक था कांग्रेस का, वो खिसक गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो एक बहुत बड़ा एक दलित लीडर था अपने देश के अंदर उस समय, बाबू जगजीवन राम, वो फ्रीडम फाइटर भी थे और देश के उप प्रधानमंत्री भी बने वो, और कृषि मंत्री भी बने, रक्षा मंत्री भी बने, और जो दलित वोट बैंक जो है उसके ऊपर उसकी जबरदस्त पकड़ थी। लेकिन जो ही इमरजेंसी का पीरियड समाप्त हुआ, उसने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, यानी कांग्रेस को छोड़ करके, और कांग्रेस लीग फॉर डेमोक्रेसी एक अलग दल बनाया और वो दल जो है फिर जनता पार्टी में विलय हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक था, वो परंपरागत वोट बैंक यानी कि दलित और मुस्लिम जो परंपरागत वोट बैंक था, यानी कि जो उसका परंपरागत जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक उससे खिसक गया। तो ये भी कांग्रेस पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण बना। पांचवा जो पॉइंट है हम देखते हैं उसके क्या कारण थे। तो पांचवा हमारा टॉपिक है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ही 21 मार्च 1970 तक रहा इमरजेंसी पीरियड, लेकिन जो ही उसने जनरल इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया, तो संजय गांधी और उसकी जो जुंडली जो थी या प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी, उसका ऐसा मानना था कि भी विपक्ष को संभलने में ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। यदि हम जल्दी से चुनाव करवाते हैं तो विपक्ष को उभरने में या उसको चुनाव में जाने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना था। लेकिन जो ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए
और जितने भी अपने जो लीडर जो थे, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे, जब वो जेलों से बाहर आए, और जेलों से बाहर आने के बाद जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं वो एक ही छत्ते के अधीन आ गए। और जो ही वो जेल से बाहर आकर के उन्होंने बड़ी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की, तो जेल के दौरान उनके साथ जो ज्यादतियां हुई थी या उनको फिजिकली और मेंटली जो है वो टॉर्चर किया गया था, उसकी व्यथा जो है वो आम जनता के सामने चुनाव के समय आम जनता के सामने सुनाने लगी। और एक प्रकार से उस जो अपोजिशन जो लीडर थे, उस अपोजिशन लीडर के प्रति एक सहानुभूति क्रिएट हुई, और वो सहानुभूति की लहर, क्योंकि जनता तो पहले से दुखी थी, परिवार नियोजन के दौरान या और दूसरे सफाई अभियान के दौरान जो अत्याचार हुए या आम जनता को जो तकलीफ और दुख दर्द सहन करने पड़े, और फिर जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर आकर के और उन्होंने चुनाव रैली के दौरान अपने जो जेल के जो उनके साथ जो व्यवहार किया गया था, जब वो जनता के सामने सुनाने लगे, तो एक सहानुभूति का माहौल क्रिएट हुआ देश के अंदर, और वो सहानुभूति जनता पार्टी के समर्थन में गया। ये भी कांग्रेस पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण था। यदि हम छठे कारण जो है उसके ऊपर करें, तो आर्थिक असंतोष व्याप्त था। आर्थिक असंतोष, देखो वो पीरियड था अपने देश के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि अपने देश के अंदर जैसे मानसून अच्छा न होना, अपनी फूड ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो जाना, या कच्चे तेल के दामों में वृद्धि होना, या पाकिस्तान के साथ युद्ध में चले जाना, या हम ये कह सकते हैं कि जो गरीबी हटाओ का जो नारा था इंदिरा गांधी का, वो एक छलावा दिखाना लोगों के अंदर। तो वो जो पीरियड जो था, वो जो समय जो था, उस दौरान हम देखते हैं कि आर्थिक असंतोष व्याप्त था लोगों के अंदर, क्योंकि अपनी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई थी, और इंदिरा गांधी को अपना जो भारतीय जो मुद्रा जो था उसका अवमूल्यन करना पड़ा था पहली बार हिंदुस्तान के अंदर। तो बढ़ती हुई बेरोजगारी, भूखमरी, या किसानों की दशा में कोई सुधार न होना, तो ये आर्थिक नीतियों को लेकर के भी जनता के अंदर जबरदस्त आक्रोश था। हालांकि जो इमरजेंसी पीरियड था, उस दौरान इंदिरा सरकार जो है वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के आई थी, जैसे जमीन की हदबंदी करना, उसको सरप्लस घोषित करके भूमि किसानों में बांट देना, या चकबंदी या भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, इस प्रकार के वो लेकर के भी आई कार्यक्रम, लेकिन वो धरातल पर ज्यादा टिक नहीं पाए, और जनता के अंदर जो असंतोष की जो भावना जो थी, उस भावना, आर्थिक असंतोष की जो भावना थी, वो जनता पार्टी के फेवर में गई। ये हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हार का प्रमुख कारण था। अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, वो थी जनता पार्टी। यानी कि इस जनता पार्टी के अंदर हम देखते हैं, तो इस जनता पार्टी के अंदर जो भारतीय क्रांति दल है, लोक दल है, या जैसे हम देखते जनसंघ जो है, या सोशलिस्ट पार्टी हैं, ऐसी जितनी भी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सभी जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक छत्ते के अधीन आ गई, और मोरारजी देसाई को संसदीय दल का नेता चुना गया, और चंद्रशेखर को इसका पॉलिटिकल पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। और फिर चुनाव जो होता है, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हार होती है। और यदि मैं बात करूं तो ये नसबंदी कार्यक्रम और इनका उत्तर भारत में इसका प्रभाव ज्यादा था, दक्षिण भारत में इसका कम था। तो उत्तर भारत के अंदर जो लोकसभा की जो टोटल सीट है, उस लोकसभा की टोटल सीट है 294। इस 294 में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत में उसकी 9 सीट आई थी। हरियाणा में 1 सीट नहीं आई, पंजाब में 1 सीट नहीं आई, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1-1 सीट आई थी। यानी कि इतना उत्तर भारत में इमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियां हुई थी, उसका इतना गुस्सा था लोगों के अंदर कि सिर्फ कांग्रेस की 9 सीट आई थी, और 294 में से 9 सीट आई थी। जनता पार्टी को जो टोटल सीट मिली थी वो थी 330 सीट मिली थी जनता पार्टी को। उस टोटल सीट जो 330 थी, संसदीय दल का नेता चुना गया, किसको? मोरारजी देसाई को। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, और अपने देश के अंदर 2 उप प्रधानमंत्री बने उस समय। एक तो थे मोरारजी देसाई और एक थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, और जगजीवन राम को
ये 2 उप प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने अपने इसके ये मोरारजी देसाई। लेकिन ये जो सरकार जो थी, ये सरकार आपको पता है अलग अलग इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। जनसंघ की अपनी अलग विचारधारा थी, सोशलिस्टों की अपनी अलग विचारधारा, भारतीय क्रांति दल जो उसकी अपनी अलग विचारधारा थी। यानी कि ये जो एक बेमोल गठबंधन था, इस बेमोल गठबंधन के अंदर ये आंतरिक कला इनके अंदर इतनी ज्यादा हो गई और ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। यानी कि धरातल के अंदर जो रचनात्मक जो कार्य थे वो नहीं हो पाए। आंतरिक कला में इतना हो गया, जैसे सोशलिस्टों ने सरेआम आरएसएस या भारतीय जो जनसंघ है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया कि भी दोहरी सदस्यता का उन्होंने आह्वान दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आंतरिक गुटबाजी और कलह के कारण धरातल के ऊपर रचनात्मक कार्यों के अभाव से और जनता पार्टी का विघटन हो गया और फिर 1979 के अंदर मोरारजी देसाई को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। चरण सिंह को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रखा 6 महीने के लिए और फिर 1980 के अंदर फिर से जब जनरल इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता जो मतदाता है उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भी सरकार के अंदर जो एक स्टेबिलिटी ला सकता है या रचनात्मक कार्य जो ला सकते हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। फिर से सरकार जो है या 1980 के अंदर फिर से कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। अब देखेंगे हम जो आपातकाल की जो विरासत है उस विरासत का क्या प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर। यानी कि आपातकाल की जो विरासत है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर एक द्विदलीय शासन प्रणाली कायम हुई। जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन देशों के अंदर द्विदलीय शासन प्रणाली है। यानी कि 1977 पहले हम देखें तो बिखरा हुआ विपक्ष था, लेकिन एक मजबूत 1977 के दौरान हमें देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर एक द्विदलीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी, यानी कि कांग्रेस और जनता पार्टी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये आपातकाल की विरासत है कि जनता पार्टी के अंदर या वो जो सरकार बनी भारत के अंदर द्विदलीय शासन प्रणाली, यानी सत्ता के 2 केंद्र बन गए, एक तो जनता पार्टी और एक कांग्रेस। और जितने भी अन्य छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी जो है वो जनता पार्टी में समाहित हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंदर द्विदलीय शासन प्रणाली कायम हुई। दूसरा हम देखते हैं कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो जातियों का जो है इनके अंदर एक जागरूकता का मतलब माहौल जो है वो क्रिएट हुआ, क्योंकि उस समय आपातकाल के बाद जैसे जितने भी जो ओबीसी लीडर जो थे वो ज़्यादा उभर करके आए। जैसे 1977 के अंदर बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकर के नेतृत्व में सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव है, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो पिछड़ी हुई जो जातियां जो थी या एक पर इनका जो वोट बैंक जो है इनका मतलब उदय होता है एक प्रकार से। और फिर हम देख सकते हैं तीसरा जो कारण है वो है नागरिक स्वतंत्रताओं, यानी कि आपातकाल के दौरान आपने देखा कि भी कैसे इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल राइट्स को जो है वो वायलेंट कर दिया था, उसका अतिक्रमण कर दिया था। लेकिन 1977 के अंदर जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसने फिर से जो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो कायम किए गए और इससे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता भी कायम हुई। क्योंकि आपको पता है जब पब्लिक गैदरिंग के ऊपर रोक लगा दी गई, धारा 144 या उनको इकट्ठा होना, अपना विचार अभिव्यक्त करना या उनकी दैहिक स्वतंत्रता, इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों के अंदर अपने मौलिक अधिकारों के प्रति इतनी ज्यादा जागरूकता फैली, इतनी एक अवेयरनेस आई कि वो अपने उन संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे। और फिर चौथा जो पॉइंट है वो है कि इंदिरा गांधी ने किस प्रकार अपने देश के अंदर एक वचनबद्ध नौकरशाही और एक वचनबद्ध जो न्यायपालिका है वो कायम की थी। आपने बताया था मैंने कि कैसे 1973 के अंदर उसने एक वचनबद्ध न्यायपालिका कायम की, जब श्री सेल्ट, श्री हेगड़े और रूजवेल्ट जैसे जो योग्य और सीनियर जो जज जो थे उनकी सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके उसने अजित नाथ रे नाम के एक व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया सुप्रीम कोर्ट का, ताकि वो सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उस पर आंखें बंद करके अपना समर्थन करे।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध न्यायपालिका और वचनबद्ध नौकरशाही कायम की थी। फिर से जनता पार्टी की सरकार ने एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी है वो कायम की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता पार्टी की सरकार, हालांकि उसका कार्यकाल थोड़ा रहा हो, लेकिन उसने ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए गए जो इंदिरा गांधी ने 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके अंदर उसने बहुत सी अपने जो संविधान की जो मूल भावना थी उसके साथ खिलवाड़ की, लेकिन दोबारा जो है 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला करके और भारत के अंदर एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक निष्पक्ष जो नौकरशाही जो है उसकी कायम की और लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो दोबारा प्रोवाइड किए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपातकाल के दौरान जो घटित घटनाएं हैं, आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है, आपातकाल के जो परिणाम हैं, आपातकाल के जो सबक हैं, या प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन क्यों हुआ, या कांग्रेस क्यों हारी, जनता पार्टी की सरकार में आने के क्या कारण थे, या आपातकाल की जो विरासत है उससे हमने क्या सीखा है। तो ये जो आपका चैप्टर था वो अब यही कंप्लीट होता है। बाद में आगे जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द रोल ऑफ जो पॉपुलर मूवमेंट है, जो जन आंदोलनों का जो उदय है, इसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।